इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, मुश्किल से एक फ्लैग, एक पेन स्टैंड, बस ये होता है, और आप भी जाके फाइल कर देंगे उसको, कितना बुरा लगेगा उसको। तो आपको उसको कुछ नहीं रखना है, आपको रखना भी है तो आपको पूछना है मैं कीप इट हियर, वरना अपनी फाइल अपने पास, ठीक है। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा सामान लेकर नहीं जाते, बड़े बड़े बैग लेकर नहीं आते, एक फाइल हाथ में आप लेकर गए, वहाँ पर अपने पास रखें, उसके टेबल पे ना रखें, ठीक है। उसके बाद अब अगर इंटरव्यूअर कुछ कर रहा है तो उसमें झांकने की कोशिश नहीं करना कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। या फिर वो कुछ लिखते बैठा है, आप देख लो मेरे बारे में लिख रहा है। बी योरसेल्फ, अपने में आप आपको रहना है, ठीक है। तो उसके बाद अब ड्यूरिंग इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपका कम्युनिकेशन, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ कि पहले तो एंट्री कैसे करें। जब भी आप कहीं पर एंटर होते हो इंटरव्यू के लिए या कहीं पर भी, तो एंटर करने का फॉर्मेट होता है फर्स्ट नॉक द डोर, बस 2 बार या 3 बार, ठीक है। अब नॉकिंग क्यों है, तो जो बंदा अंदर बैठा है उसका आपको अटेंशन चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। भले ही दरवाजा खुला हो आपको पहले नॉक करना पड़ेगा। तो कुछ लोग होते हैं तो दरवाजा खुला तो है चलो, और जाके उसके सामने खड़े हो जाते हैं, वो डर जाता भी जाता क्या है इंटरव्यू का आया तो पहले नॉक करना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मेट ये है, पहले आप डोर नॉक करोगे, जब उसने देखा तब आप कहेंगे मैं कम इन सर, जैसे उसने कहा यस थैंक यू गुड मॉर्निंग सर, ये फॉर्म पहले थैंक यू बोलेंगे फिर उसको विश करेंगे, ठीक है। एंड देन यू विल गो टुवर्ड द चेयर, ये आपकी चेयर, चेयर के साइड में खड़े होकर पूछेंगे मैं सिट, बैठने से पहले भी परमिशन, क्योंकि होता क्या मालूम, अगर मेरे जैसे इंटरव्यूअर रहा तो पहले मैं बैठने दूंगा, अभी पूछूंगा परमिशन तो लेनी आपने, फिर आप खड़े होंगे सर मैं सिट, तो बैठने से पहले परमिशन सर मैं सिट, उसने जैसे कहा यस, एक बार और थैंक यू, से थैंक यू एंड सिट इन द बैक पोर्शन ऑफ द चेयर, ये जहाँ चेयर का बैक है हमारी बैक उसको लगाना है, अगर गैप रहा तो प्रॉब्लम आपको होगी, ठीक है। तो ये बैक टू बैक ऐसे मैच होना चाहिए, ठीक है। अब आप बैठ गए ऐसे, आपकी फाइल यहाँ पे रख दो, ठीक है, और आराम से बैठो, जब तक वो कुछ पूछे ना तब तक कुछ नहीं बोलते, ठीक है। नहीं तो हम बहुत जल्दी में होते हैं सर माय नेम इज उधर 2 मिनट, ठीक है। नहीं तो कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, सर वहाँ ट्रैफिक कितना है सर, बहुत बड़ी बात, वो होता हमने पूछा नहीं क्यों रहा, होते हैं कुछ लोग यानी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में होते हैं तो अपनी पूरी एक्साइटमेंट निकालते हैं, सर बहुत ट्रैफिक है, सर गाड़ी नहीं मिल रही थी, कुछ नहीं, वहाँ पर वो आपके ऊपर रहेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं इंटरव्यू में सहानुभूति ढूंढने के लिए तलाश करते हैं, मैं बता देता हूँ बहुत दूर से आए शायद जॉब लेने, कुछ नहीं, आप कहीं से भी आए हो, आपको आपकी जॉब आपकी काबिलियत के बिना मिली, ठीक है। ना आपका नाम, ना आपका खानदान, ना आपका लोकेशन, कुछ नहीं, अपनी काबिलियत प्रूव करो एंड देन गेट द जॉब। तो आप बैठ गए, अब वेट करो उसके क्वेश्चन का, ठीक है। अब क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन, जैसे कि हम समझते हैं कि क्वेश्चन में सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन पूछेगा, नहीं हो सकता, कुछ भी पूछ सकता हो, वो आपको पूछ सकता है टेल मी अबाउट योर सिटी, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन समझ में ना आए सो आस्क टू रिपीट, सिंपल। अगर इंटरव्यूअर ने आपको क्वेश्चन पूछा और आपको उसका क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो सिंपली उसको बोलो आई एम सॉरी सर बट कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, वो रिपीट करेगा, ठीक है। क्योंकि ये बोलना बेटर है गलत जवाब देने से, जैसे मुझे क्वेश्चन नहीं समझा और मैंने आंसर दे दिया तो क्या हो गया, झूठ हो गया, सीधा सीधा झूठ हो गया, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो इंटरव्यूअर से कहो सर कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, फिर वो क्वेश्चन रिपीट करेगा, आप दूसरी बार ध्यान से सुनो, तो अभी भी बोलेंगे सर सॉरी मेरे को बहरा है, ध्यान से सुनो, ठीक है। अब आंसर कैसे देना है, इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर देने की गड़बड़ नहीं करनी,
ऐसे लगना चाहिए कि आप सोच कर आंसर दे रहे हो, भले ही आपको आंसर याद है, ठीक है। आंसर अगर आपको याद भी है तो थोड़ा सा 1-2 सेकंड लेना है और फिर आंसर शुरू करना है। अगर वो कहता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, ओके सर, as I studied about your company, it is one of the most accurate brand and it is 50 years old company. Your company has 35 branches all over India and your reputation in the market is amazing. Recently your company is awarded with the best company in this industry. समझ रहे हो? भले ही आपने रट्टा मार के आए थे, हाँ, लेकिन उसको ये लगना चाहिए कि सोच कर आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आया, थोड़ा सा पॉज किया, फिर आंसर, और आंसर देने की गड़बड़ नहीं है, यानी वहाँ कोई उन्होंने टाइम मीटर नहीं लगाया कि आपका हर आंसर 1 मिनट में खत्म होना चाहिए, ऐसा कुछ है बिल्कुल भी नहीं। कोई आंसर आप 30 सेकंड में खत्म कर सकते हो, कोई आंसर 2 मिनट तक ले जा सकते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट जहाँ तक हो सके आंसर छोटे रखो, छोटे, ब्रीफ, कंप्लीट होने चाहिए लेकिन छोटे होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि जहाँ आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, आपको एडिशनल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे उसने आपको सिर्फ उसकी कंपनी के बारे में पूछा, ठीक है, कि व्हाट डू यू नो अबाउट माय कंपनी, तो आपको सिर्फ उसकी कंपनी के बारे में बताना है, ठीक है। अब आपने उसमें क्या कर दिया, मालूम बीच बीच में ये बोल दिया, सर योर कंपनी इज बेटर देन दैट वीडियोकॉन कंपनी, दैट वीडियोकॉन कंपनी इज नॉट डूइंग वेरी वेल सर, दिस इज ब्लैक लिस्टेड बाय वर्ल्ड बैंक। तो आपने क्या किया, मालूम एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी। अब ये क्या करता आपको, अच्छा तो यू नो अबाउट वीडियोकॉन आल्सो, ओके टेल मी अबाउट वीडियोकॉन। क्या किया आपने एक एडिशनल क्वेश्चन को आपने खुद दावत दी। आंसर ऐसा होना चाहिए कि कंप्लीट और छोटा। जैसे अक्सर हम पूछते हैं कि व्हाट इज योर फादर, आपके फादर का क्या प्रोफेशन है, बिल्कुल शॉर्ट में, माय फादर इज अ बिजनेसमैन, ही डील्स इन रेडीमेड गारमेंट्स, खत्म खत्म, इतना ही आंसर होना चाहिए। अब अगर आप बोल रहे हो my father has his own shop and the shop is in the main market of the city and there is very good business, there are 10 to 20 shops, but you know what happened, there is a new mall in the city, so all the people are going to mall and nowadays our business is not running very well, so my father is planning to purchase one shop in the mall also. क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आपने दी तो एडिशनल क्वेश्चन को रेडी होगा। फिर वो क्या बोलेगा, मतलब इसका मतलब आपको फादर को बिजनेस चलाने नहीं आता, कस्टमर अगर आने हैं तो यहाँ भी आएंगे, वहाँ क्यों जा रहे हो, अच्छा वहाँ जाओगे तो तुमको नया खर्चा, इसका मतलब तुम्हारे फादर को बिजनेस भी करने नहीं आता। समझ रहे क्या हो रहा है, आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी तो एडिशनल क्वेश्चंस आपको आएंगे, ठीक है। इसके बाद में स्माइल, एस्टैब्लिश आई कांटेक्ट एंड यूज फर्म हैंडशेक, जो कल मैंने आपको बताया, ठीक है। कीप स्माइल ऑन योर फेस, ठीक है। अब इंटरव्यू आ रहे हैं तो वैसे बहुत डरे हुए हैं, ठीक है। अब खास बात देखिए क्या होती है, वो इंटरव्यू जो आता है ना वो डरा हुआ होता है, जब वो डरा हुआ होता है तो अंदर वाले को डराता है, एक बहुत टेंशन में आया, मैं कमिंग सर, तो बोलता है डर रहा है क्या डरा रहा है, तो हैव स्माइल ऑन योर फेस। भले आप बहुत हेजिटेशन है, आपके अंदर बहुत घबराहट है, तो थोड़ा सा अपने आप अंदर जाने से पहले रिलैक्स करो, ठीक है। थोड़ा सा वॉक करो, लॉन्ग ब्रीथ लो, ठीक है। लूज योर शोल्डर, लूज योर जॉ, अपने आप को रिलैक्स करो, ठीक है। तो आपको जो फर्स्ट इंप्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी इंटरव्यूअर आपको पहले मिनट में जज करने वाला है वेदर यू आर अ सुटेबल कैंडिडेट और नॉट, पहले ही मिनट में डिसाइड हो जाता है। ऑलमोस्ट 70% सिलेक्शन का पैरामीटर पहले मिनट में हो जाता है, वो बाद में भी वो चेक करते फैल कि इंटरेस्ट कितना है, नॉलेज कितनी है और ये कितना एम्बिशियस कैंडिडेट है, ठीक है। तो यहाँ पर होना चाहिए आपका फेस पे स्माइल होनी चाहिए, ठीक है। अब हैंडशेक की अगर बात करें तो अब आजकल कोई हैंडशेक नहीं करता, इंटरव्यूअर्स हैंडशेक नहीं करते आजकल, ठीक है। तो हमको भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो आप जाते ही बोल रहे हो गुड मॉर्निंग सर, वो बोलता है बैठो कोई गड़बड़ नहीं, हैंडशेक नहीं करना है, ठीक है। हाँ जब तक आपको लगे कि वो खुद आगे बढ़ रहा है तो फिर ठीक है, ठीक है। तो हैंडशेक करने के भी कई तरीके कि हाथ आपका ऐसा होना चाहिए, मिलाने के बाद थोड़ा सा वार्म प्रेस्ड, हाथ मिलाने का तरीका ये है कि मिलाने के बाद थोड़ा सा वार्म प्रेस्ड करेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा शेक भी करेंगे ऐसे, ठीक है।
आप देखो अक्सर जो बड़े बड़े डिप्लोमेट्स होते हैं मिलाने के बाद कुछ देर तक वो बात करे तक हाथ पकड़े रहते हैं, ठीक है, जैसे कि हाथ मिलाया, गुड मॉर्निंग सर, इट इज रियली वेरी प्लेजर फॉर मी टू बी हियर, यानी बात की, हाथ मिलाया, थोड़ी देर शेक किया, फिर छोड़ दिया, ठीक है। अब अक्सर हैंड शेकिंग के कई फॉर्मेट होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे इतनी दूर हाथ देते, वो भी पकड़ के ऐसे खींच लेते, इसको कहते हैं शॉक एब्जॉर्बर, शॉक होता है ना हमारी गाड़ी में, उसको कहते हैं शॉक एब्जॉर्बर, आपको दिया और आपने खींच लिया, ठीक है। कुछ होते हैं हाथ देते लेकिन प्रेस नहीं करते, यानी मिसाल के तौर पर ऐसा हाथ दिया सामने वाले ने और आपने उसको ऐसे पकड़ा तो कैसे लगता इसको कहते हैं कोल्ड फिश, कोल्ड फिश, यानी मच्छी को पकड़े तो ऐसे लगता, आप मच्छी को पकड़ो ऐसे, तो इसको कहते हैं कोल्ड फिश, यानी हाथ तो दिया लेकिन प्रेस नहीं किया, तो ये कोल्ड फिश, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसा हाथ ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे कर देंगे, तो ये दिस इज द साइन ऑफ डोमिनेशन, यानी इसका मतलब आप सामने वाले को दबा रहे हैं, ठीक है। ये फिर आपका हाथ ऐसा है, इसका मतलब आप डर गए, अगर आपका हाथ नीचे है इसका मतलब आप डर गए, अगर आपका हाथ ऊपर है इसका मतलब आप डरा रहे हैं, ठीक है। तो ये हैंडशेक के कई साइंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं थोड़ा ही हाथ देते हैं, इतना ही, जैसे लेके रख लेगा ये कौन सा हैंडशेक है, इतने ही हाथ देते हैं, तो लेके रखने वाला है आपका पूरा हाथ, पूरा ऐसे लेके उसको ऐसा प्रेस करना, ठीक है। अब सबसे बैड मैनर हैंड शेकिंग कहीं पर भी, अगर हाथ गीले है तो नहीं मिलाना चाहिए, गीले हाथ सबसे बैड मैनर है, यानी ये मैनर्स में मेरे हिसाब से सबसे बैड मैनर है कि जब आपके हाथ गीले हो और आप किसी को हेलो तो मेरे जैसा राम तो ये हाथ से बहुत बैड मैनर, ठीक है। अच्छा, अब कॉलेज स्टूडेंट को एक आदत होती है, वो कुछ ज़्यादा फॉर्मेलिटी से हाथ मिलाना, ये किया फिर ये किया फिर ये किया फिर ये किया, छोड़ दो वो आदत जाती नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। कई वर्किंग ऑफिसर्स है उनको अभी भी वही आदत है, अरे मैं कहता सर आप खत्म हो गए तुम्हारे कॉलेज, आप सीधे सीधे हाथ मिलाओ, अरे नहीं यार कॉलेज से आदत लगी हुई है, कॉलेज में हम ऐसे ही करते, ऐसे मिलाया फिर ऐसे खींचा फिर ऐसे मारा फिर ऐसे किया, तो वो टाइम रहते छूट जानी चाहिए, ठीक है। दैट इज वेरी बैड मैनर ऑफ हैंड शेकिंग, कि आप हाथ मिलाने के बाद उसमें पकड़ते हो, क्या कर रहे हो जाम तो टाइम रहते छूटनी चाहिए, ठीक है। तो हैंड शेकिंग ना करे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये सारे झगड़े ही मिल उससे। इसके बाद सिर्फ स्ट्रेट, इसमें क्या है स्ट्रेट बैठो, स्ट्रेट, और आपके दोनों पैर जमीन पे होने चाहिए, ठीक है। यानी कभी कभी होता है कि चेयर, अगर आपकी चेयर वो रिवॉल्विंग वाली है, ऊपर वाली है, उसको एडजस्ट करो, यस प्लीज, ये पैर आपके फ्लोर पे पूरी तरह से टिके होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन है, ये पोजीशन में आप घंटों बैठ सकते हो, घंटों, अगर आप ऐसे बैठे हो, ठीक है, और अगर आप ऐसे बैठे हो तो नहीं बैठ सकते, या पीछे पैर डाल दिया तो भी नहीं बैठ सकते, ठीक है। या चेयर के एक कोने में बैठ गई स्ट्रेट ऐसे, ठीक है, ना पैर ऐसे करेंगे ना पैर ऐसे करेंगे ना पैर एक ऊपर एक डाल करेंगे, ये ऐसे पैर होने चाहिए। हाँ, अगर इंटरव्यू बहुत देर तक चल रहा है तो बीच बीच में आप मूव कर सकते हो, जैसे कि बात करते करते आपने ऐसे किया फिर आपने थोड़ा सा ऐसे किया, मूवमेंट कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन पैर पूरे फ्लैट होने चाहिए। हाँ, ऐसे आगे पीछे कर सकते हो, थोड़ा सा आगे किया थोड़ा ऐसे किया थोड़ा ऐसे किया, क्योंकि कैसे है एक जगह बैठने के बाद में आप थोड़ी थोड़ी देर में मूव होना पड़ता है, नहीं तो आपको तकलीफ होती है, पीठ में दर्द कमर में दर्द जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर चेयर तो आमतौर से फिक्स ही रहेगी आपकी, अगर रिवॉल्विंग चेयर है, होती है ना एडजस्टमेंट वाली रिवॉल्विंग वाली, तो अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करना, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, पहला कैंडिडेट जिसकी हाइट ज़्यादा थी उसने चेयर के ऊपर सेट करके गया, ठीक है, आपकी हाइट कम, अब आप क्या करोगे, अब जैसे जैसे कुछ लोग ऐसा जंप करके बैठ जाते हैं उस पर जंप करके बैठते, लेकिन बैठने के बाद क्या होता मालूम, अब जब पैर नहीं टिकते ना तो चेयर भी कंट्रोल में नहीं रहती, जैसे पैर नहीं टिक रहे आप तो चेयर पूरे इंटरव्यू में से घूमते रहते, आप उसको पकड़ते रहते, अरे आ जाएगा अरे आ जाएगा, तो जाते ही सबसे पहले आपकी चेयर को सेट करो, ठीक है। चेयर इस हाइट पे सेट होनी चाहिए कि आपके पैर जमीन को टिकते हो, ठीक है। देखिए ये सब क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इंटरव्यू के दिन वैसे ही बड़ा नर्वसनेस होता है, और उसमें अगर चेयर सताए
सो सिट कंफर्टेबल, ठीक है। और जो रिवॉल्विंग चेयर होती है उसको बैक जो है वो होता है पुश बैक, तो जाते ही पहले उसको लॉक करो। लॉक कहाँ होता है? राइट साइड। किसी भी रिवॉल्विंग चेयर में दो लॉक होते हैं, एक लॉक होता है उसकी हाइट एडजस्ट करने के लिए और एक लॉक होता है उसका बैक लॉक करने के लिए। तो जाते ही पहले राइट साइड से एक रॉड होती है उसको अंदर पुश करो, तो आप क्या होगा, आपको जो बैक है वो लॉक हो जाएगा। अब इंटरव्यू में कितना भी आपको स्ट्रेस आया तो आप पीछे नहीं जा सकते, ठीक है। चलिए ये हो गया सिटिंग पोजीशन। नर्वसनेस, अब इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर देते टाइम होता क्या मालूम, नर्वसनेस आता है कि जब तक सिंपल क्वेश्चन चल रहे थे आपका बिहेवियर भी अच्छा सिंपल रहता, लेकिन जैसे ही उसने क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा आप सर को जाना शुरू कर देते, सर को जाते हैं, कोई कान को जाता है, कोई बार बार चेहरे को हाथ लगाता है, ठीक है, या कोई ऐसे करता है, ठीक है, कोई बार बार कपड़े चेक करता रहता है। तो ये नर्वसनेस की निशानी है कि बात करते टाइम अगर कुछ आप इधर उधर की एक्टिविटीज कर रहे हो तो ये नर्वसनेस निकालने के लिए करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको स्पेक्स लगे होते हैं, बार बार स्पेक्स निकालते हैं, साफ करते हैं, फिर लगाते, फिर निकालते, फिर साफ करते, फिर लगाते, इतनी थोड़ी हो। ये सब क्या है? नर्वसनेस की निशानी, ठीक है। तो बात करते टाइम अपने एक्शंस को चेक करो, ठीक है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जो इंसान बात करते टाइम नर्वस होता है ना, तो वो क्या करता है मालूम, अपने किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट को बार बार टच करता है, बार बार। अब सबको अलग अलग आदत है, किसी को बार बार ऐसे कान को हाथ लगाने की आदत होती है, किसी को बार बार ऐसे करने की आदत होती है, किसी को नाक को हाथ लगाने की आदत होती है, किसी को आंखें मलने की आदत होती है। जैसे आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया, आई थिंक यू विल नॉट वर्क विथ अस, अब उसको स्ट्रेस आया, नो सर आई विल वर्क विथ यू, ये क्या पता, ये नर्वसनेस की निशानी है। सो कंट्रोल योर एक्शन, ठीक है। उसके बाद वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में यह है कि किसी को बुरा नहीं बोलना है, किसी को भी नहीं है, भले किसी ने आपके साथ बहुत बुरा भी किया हो तब भी उसको बुरा नहीं बोलना है। क्यों? तो यहाँ पर इंटरव्यूअर ये चेक करना चाहता है कि आपकी मेंटालिटी कैसी है, आप कितने पॉजिटिव सोचते हो और आप कितना नेगेटिव सोचते हो। तो यहाँ पर हो ही सकता है कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ ले कि पहले जिस कंपनी में काम करते थे वो कैसे थी, वो कितनी बुरी क्यों ना हो, आपको शॉर्ट में अच्छी बोलना है। आपको हो सकता है कि फ्रेशर को पूछ सकते हैं कि आपका कॉलेज कैसा था, मैनेजमेंट कैसा था, आपके लेक्चरर कैसे थे, कुछ भी हुआ हो आपको अच्छा ही बोलना है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, पता है कंपनी ये देखना चाहती है कि आपकी मेंटालिटी कैसी है, आप पॉजिटिव सोचते हो या नेगेटिव सोचते हो। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव ही बोलना है, क्योंकि कंपनी ये अंदाजा लगाती है कि तुम आज उनका बुरा बोल रहे हो, कल हमको बुरा बोल सकते हो। तो यह मेंटालिटी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद स्लैंग लैंग्वेज नहीं यूज करनी चाहिए इंटरव्यू में। स्लैंग लैंग्वेज, स्लैंग लैंग्वेज क्या होती है कि बहुत ही कैजुअल लैंग्वेज, यानी जो हम आमतौर से यूज करते हैं, जैसा कि दोस्तों के साथ यूज किया, कहीं पर बाहर मार्केट में यूज करते, वो वहाँ यूज नहीं होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे एक मिसाल देता हूँ मैं आपको, आप उसको बताना चाह रहे हो कि मैंने एक कारोबार शुरू किया था लेकिन उसमें मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया और जिससे मुझे बहुत नुकसान हुआ। ये फॉर्मल लैंग्वेज है, लेकिन आप इसकी जगह ये बोलते थे मैंने उसके साथ बिजनेस शुरू किया तो पूरी वाट लगा के उसको मिली। ये क्या है? ये क्या है? स्लैंग लैंग्वेज, ठीक। उसको बात समझ में आ गई, लेकिन लैंग्वेज क्या है? स्लैंग लैंग्वेज, ठीक है। अब उसमें ऐसे भी होता है कि उसने मुझे बुलाया और खुद चला गया, ये फॉर्मल है। और अगर आप बोलते उसने मुझे बुलाया और खुद गायब हो गया, खुद गायब हो गया, तो ये गायब हो गया, ये स्लैंग लैंग्वेज, ठीक है। अब होता क्या है, हम लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं, आदत हो जाती है और वहां जाकर भी निकल ही जाता है, उसको समझ में आ जाता है, ठीक है। क्योंकि वो बंदा दिन रात कमर्शियल इन्वायरमेंट में है, तो आपके एक एक वर्ड उसको समझ में आते कौन सा ऑफिशियल है और कौन सा कैजुअल है, ठीक है। तो स्लैंग लैंग्वेज पे ध्यान रखना। उसके बाद don't try to be over smart, instead present yourself as a confident and sensible professional, ठीक है। यहाँ पर एक ही चीज है कि be yourself, अपने में आप रहो, ठीक है। यानी अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर बताने की भी कोशिश नहीं है और अपने आप को बहुत ज्यादा कमतर बताने की भी जरूरत नहीं है। गो विथ योर प्रिपरेशन, जो प्रिपरेशन आपने किया है उसके साथ जाओ, जो पूछेगा
आंसर दे दिया, ठीक है। अभी पूरे इंटरव्यू में एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि मैंने पहले कहा कि इंटरव्यू इज अ डील, एक डील है, एक बिजनेस डील है, तो कोई सोशल वर्क नहीं है, ठीक है। ना आप फ्री में काम करने वाले हो, ना वो फ्री में काम लेने वाला है, ठीक है। तो ये एक बिजनेस डील है। आपको पूरे इंटरव्यू के दौरान आपके इंटरव्यूअर को बार बार ये याद दिलाना है कि मैं तुम्हारी कंपनी के कितने काम आने वाला हूं। अब वो कैसे करेंगे? तो अपनी स्किल्स बताओ, अपने अचीवमेंट्स बताओ, अपना एक्सपीरियंस बताओ। इससे क्या होगा, उसको कुछ समझ में आएगा, क्या इसने वो किया है, इसका मतलब इसमें ये क्वालिटी है, उसने ये किया है, इसका मतलब इसमें ये क्वालिटी है, ये अभी ये कर रहा है, इसके अंदर ये क्वालिटी है। बात करते हैं अपना कॉन्फिडेंस दिखाओ। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंटरव्यूअर को समझ में आती है। यानी हर चीज़ आप पेपर पर नहीं दिखा सकते, आपको प्रूफ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक ही चीज़ याद रखनी है, इंटरव्यू के दौरान आप अपने आप को बेच रहे हो, यू आर सेलिंग योर सेल्फ। क्या सेल कर रहे हो आप अपना टाइम सेल कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी सेल कर रहे हो, आपके पास जो आइडियाज है वो आइडियाज आप कंपनी को सेल करने वाले हो, और जो कुछ भी आपके अंदर टैलेंट है वो टैलेंट आप सेल कर रहे हो कंपनी को। तो अपने टैलेंट, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपनी नॉलेज का आप पहले रेट फिक्स करो। रेट फिक्स करना पड़ेगा, पहले रेट फिक्स करो तो मुझे कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है, मेरी काबिलियत के हिसाब से, ठीक है। अब जिसकी काबिलियत ज़्यादा उसका रेट ज़्यादा, जिसके पास काबिलियत कम तो बेचारा बोलेगा यार छोटी मोटी भी मिलेगी तो चलता, ठीक है। तो यहाँ पर अपने काबिलियत के हिसाब से सैलरी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए मैंने देखा है ज़्यादा काबिल लोग कम सैलरी में काम कर रहे हैं और कम काबिल ज़्यादा सैलरी में काम कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ मालूम, 15 मिनट का खेल, 15 मिनट का बस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके वाकई में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज है तो अपने आपको हायर रेट पर सेल करो, हायर रेट, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर इंटरव्यू बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाए, ठीक है, तो उसको पूछना ही चाहिए इज देयर एनी नेक्स्ट लेवल ऑफ इंटरव्यू, कि इंटरव्यू का अगला कोई स्टेप है, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू के बहुत प्रोसेस होते हैं। जैसे सबसे पहले होता है आपका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू। अगर टेलीफोनिक इंटरव्यू में आप पास हो गए तो आपको बुलाते हैं, फिर आपका एक रिटन टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, टेक्निकल टेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका ग्रुप डिस्कशन, फिर उसके बाद में आपका पर्सनल इंटरव्यू। अब हो सकता है उसके बाद अगर कोई और स्टेप है तो इंटरव्यूअर को वही पूछ लेना है इज देयर एनी नेक्स्ट स्टेप ऑफ इंटरव्यू। अगर वो कहे हाँ तो बाहर जाके वेट करना, अगर वो कहे ना देन यू कैन गो, ठीक है। और क्या उसमें ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप इंटरव्यूअर को पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे जनरली हमको लगता है कि क्वेश्चन सिर्फ वही पूछेगा, नहीं। अगर आपको इंटरव्यूअर ने अपॉर्चुनिटी दी क्वेश्चन पूछो तो पूछना चाहिए। तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे, ये वाले, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, मेरे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पर, ठीक है। देन व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स इन द हायरिंग प्रोसेस, वही इंटरव्यू के आगे के स्टेप्स क्या है, ठीक है। देन शेक हैंड, बता दिया मैंने आपको, कीप योर हेड हाई एंड लीव विद कॉन्फिडेंस। अब जब इंटरव्यूअर ने आपको कह दिया कि थैंक यू सो मच, योर इंटरव्यू इज ओवर, ठीक है, तो आराम से खड़े रहेंगे, उसको थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। 2-3 सेंटेंस बोलने हैं वहाँ, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड आई लर्नड मेनी थिंग्स, आई विल बी वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ये कुछ फ्रेजेस है, ये आपको बोलने हैं जाने से पहले, क्योंकि मैंने कहा आपको फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन, तो ये था आपका लास्ट इंप्रेशन। जब आप बोल के जाओगे तो कहीं ना कहीं वो कंसीडर करेंगे कि भले इस कैंडिडेट को प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है लेकिन इसके अंदर प्रोफेशनलिज्म बहुत है, कोई बात नहीं, हम इसको प्रोडक्ट नॉलेज सिखा दें, ये हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आपको अगर जॉब लग गई तो एंजॉय द जॉब, और अगर नहीं लगती है गो फॉर अनदर जॉब। कोई दुनिया में कमी नहीं है जॉब, मैं कहता हूँ ना जॉब की कमी नहीं है, सुटेबल कैंडिडेट की कमी। सिंपल, मैं भी बताता हूँ, आप अगर वो इस पे अपने अकाउंट बनाते हो, naukri.com, monster.com, जितने भी जॉब पोर्टल्स है इसमें अगर आपने अपना डेटा डाला, मैं चैलेंज से बोलता हूँ हर दिन आपको 2 जॉब ऑफर आएंगे। कितनी? कम से कम बोल रहा हूँ मैं, हर दिन आपको 2 जॉब ऑफर्स है।
अब वहाँ पे डिपेंड करता है आपको करनी है या नहीं करनी। क्योंकि मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने करीबन मुझे 10 साल से मैं उसमें मेरे अकाउंट बने हुए हैं और एवरेज मेरे को हर दिन 3 जॉब ऑफर्स हर दिन। अब वो अलग बात है कि वो फील्ड मेरी नहीं है या फिर वो कोई बहुत डिस्टेंट लोकेशन पे है या कोई बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, मुझे नहीं जाना है वहाँ पे। लेकिन जॉब ऑफर कितनी है, अब अंदाजा लगाओ 10 साल में हर दिन 3 जॉब ऑफर, तो कितनी जॉब अवेलेबल है। तो यहाँ पर कमी जॉब की नहीं है, सूटेबल कैंडिडेट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप सेलेक्ट होते हो तो गुड, और अगर आप सेलेक्ट नहीं होते तो आखिरी काम ये करना है, उस इंटरव्यूअर को मेल करो या मैसेज करो और उसको पूछो फीडबैक, सर कैन यू प्लीज लेट मी नो द रीजंस ऑफ रिजेक्शन। क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं क्यों रिजेक्ट हुआ। वो आपको ऑनेस्टली सही रीजन बताएगा कि देखिए तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी नहीं थी, तुमने यहाँ गलती कर दी, तुमने वहाँ गलती कर दी, हमको जो कैंडिडेट चाहिए वो क्वालिटी तुम में नहीं है। अब उसको पूछो कि सर बताइए कि मुझे कहाँ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, और वाकई में वो जो फीडबैक रहेंगे ना वो आपके लिए बहुत सही फीडबैक रहते हैं। वो फीडबैक दो, वो फीडबैक को अपने आप को इम्प्रूव करो एंड गेट रेडी फॉर अनदर जॉब। जब तक आपके ड्रीम जॉब नहीं मिलती तब तक चलने दो प्रोसेस। ठीक है, और इंटरव्यू को कोई मुश्किल काम मत बनाओ। मैं कहता हूँ चलते फिरते 2-3 इंटरव्यू रोज देना चाहिए, रोज। कुछ उसमें हर जगह बताओ कि आपको टैक्स लगने वाला है कि आपके पास लिमिटेड कोटा है, आप एक लाइफ टाइम में सिर्फ 5 इंटरव्यू दे सकते हो, ऐसा कुछ है? बिल्कुल भी नहीं है ना। तो हफ्ते में, महीने में 2-3 इंटरव्यू देते रहना चाहिए। इससे क्या होता है मालूम, इससे एक तो आपका इंटरव्यू का डर निकलता है और आपको बात समझ में आती है कि इंटरव्यू में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ होता क्या मालूम, हम 4 साल तक सिर्फ पढ़ाई और इंटरव्यू कब जाते हैं जब सब जरूरत है जॉब की, तभी इंटरव्यू को जा रहे हैं, तो फिर कितना प्रेशर है। तो इसको कहते हैं नेट प्रैक्टिस। फाइनल मैच खेलने से पहले नेट प्रैक्टिस करो। ठीक है, नेट प्रैक्टिस करनी जरूरी है ना। भले आपको जॉब की जरूरत नहीं है, जाकर इंटरव्यू दो, और अगर उसको सेलेक्ट कर लिया तो बोले इतने सैलरी में नहीं करता। सीधे आप इंटरव्यू गए सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, और उसने कहा कि यू आर सेलेक्टेड, तब ना सर सैलरी कितनी, जितनी भी बोले मैं बोला इतने में नहीं चलता, ज़्यादा चाहिए। ठीक हो गया ना आपका काम। तो प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, यानी मेरा यहाँ पर आपको 2 घंटे लेक्चर किसी काम का नहीं है, 10 मिनट का वो इंटरव्यू आपको बहुत कुछ सिखा देगा। ठीक है, तो इंटरव्यू देते रहो। अब यहाँ पर तो नहीं होगी ज़्यादातर आपके पास अपॉर्चुनिटी। जब भी आप कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हो, कोई शहर जाते हो, तो जाते ही पहले पेपर पढ़ो और देखो कहाँ इंटरव्यू चल, भले वो आपकी फील्ड का हो या ना हो। ये भी भले आपका फील्ड का हो या ना हो, इंटरव्यू को जाकर मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने करीबन 18 से 20 कंपनी में मैंने जॉब की और इंटरव्यू तो 50 की होती है। ठीक है, तो इंटरव्यू का मेरे को इतना शौक था कि कभी कभी जहाँ पर फीमेल की जरूरत होती थी वहाँ भी चला जाता देखते ही तो वो होता क्या, मतलब रिक्वायरमेंट में खाली क्या करते, रिसेप्शनिस्ट रिक्वायर्ड, और ब्रैकेट में खाली एफ होता है, एफ यानी फीमेल, और एम रहता है मेल। अब कभी कभी वो देखता भी नहीं था, चला गया। एक बार ऐसे गया, रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट थी वहाँ पे और वेटिंग में मैं बैठा, अब सारे फीमेल कैंडिडेट, मैं अकेला मेल कैंडिडेट कहीं कहाँ समझ में नहीं आ रहा। अब वो इंटरव्यूअर के अंदर ग्लास में से देख रहा हो कि ये कहाँ आ गया, तो उसने क्या किया, फिर उनको बोला सबसे पहले इसको भेजो बोले, अब कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो उसने मुझे सबसे पहले पूछा व्हाई हैव यू कम हियर, मैं सर फॉर इंटरव्यू, फॉर व्हिच पोस्ट, मैंने कहा फॉर रिसेप्शनिस्ट। आई थिंक यू डिडंट सी आर्टिकल प्रॉपर्ली, आपने आर्टिकल ठीक से देखा नहीं, बिल्कुल मेरे से नहीं देखा मैंने। तो हमने तो उसमें मेंशन किया था ओनली फॉर फीमेल, पर आप तो मेल हो, अब कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा। तो मैंने उनको क्या कहा, मैंने कहा सर मैंने देखा वो फीमेल के लिए, बट आई थिंक आई कैन परफॉर्म बेटर देन एनी फीमेल कैंडिडेट। बहाना तो बनाना पड़ेगा। मैंने कहा कि सर आई थिंक आई हैव better communication skill, so I can perform better in this post than any female candidate। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है बोले, लेकिन
हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट फीमेल है, मैंने कहा चल फिर ठीक है सर, कोई बात नहीं, चला गया। तो इंटरव्यू इस हद तक देते रहना चाहिए, आपकी फील्ड हो ना हो, जाते रहो इंटरव्यू। कुछ क्वेश्चन है तो पूछो आप इंटरव्यू के लिए, फिर हम मॉक इंटरव्यू लेंगे। Assalamualaikum sir. My first question: how to talk about, how to start the say about the salary to interviewer? चलो, सैलरी का क्वेश्चन एकदम आखिर में आता है, सबसे आखिर, ठीक है। तो अब सैलरी का क्वेश्चन क्या होता है, वो खुद आपको पूछता है व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, हाउ मच डू यू वांट, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस होते हैं। तो वहाँ पर एक बैलेंस आंसर होता है एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, ठीक है। लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड क्या है। जैसे मिसाल के तौर पे आप अगर एमआर की पोस्ट के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि एक एमआर की सैलरी कितनी होगी। तो उसके लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा बड़ी बड़ी कंपनी का, जो बड़ी कंपनी के एमआर में उनको सैलरी कितनी है। जैसे मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैं बताता हूँ आपको, एक एमआर की सैलरी 15,000 से शुरू होती है। कुछ एमआर की सैलरी 15 है, किसी की 35 है, किसी की 75 है, और कुछ जिनके 8-10 साल का एक्सपीरियंस है उनको 3-3 लाख रुपए महीने की सैलरी दी, ठीक है। तो यहाँ आपको सर्वे करना पड़ेगा कि एक एमआर को कितनी सैलरी मिलती है, ठीक है, और वो माइंडसेट बना के जाना है। वहाँ उसको कहना है सर एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। अब अगर उसने कम बोला, जैसे कि आपने सेट करके गए कि यार कम से कम 35,000 रुपये महीना होना चाहिए, और उसने कहा कि 20, तब आप बोल सकते हो आई एम सॉरी टू से बट आई हैव स्टडीड अबाउट द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड इट इज वेरी लेस, ठीक है। या आप ये बोल सकते हो सर आई थिंक एन एमआर शुड बी पेड एटलीस्ट 35,000, या आप बोल सकते हो मुझे नहीं चाहिए बट एमआर शुड बी पेड एटलीस्ट 35,000, ठीक है। अ पर्सन हु इज वर्किंग ऑन दिस प्रोफाइल शुड गेट 35,000, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो पहले अपना बजट बना के जाओ कि मुझे इतनी मिलनी ही चाहिए, उससे कम में मैं नहीं मांगूंगा, ठीक है। ठीक है, होता क्या मालूम, अक्सर कैंडिडेट सैलरी का बजट कैसे बनाते हैं मालूम, जैसे घर से दूर रहता हूँ, रूम का भाड़ा 2,000, मेस वाले के 2,500, आपने पॉकेट मनी 2,500, 8,000 हो गए, घर पे 2,000 हो गए, 10,000 को दो, 10,000 को नहीं। सैलरी का कैलकुलेशन ऐसे नहीं होता, सैलरी का कैलकुलेशन आपकी काबिलियत के बिना, ठीक है, आपकी काबिलियत के बिना पर, और उस प्रोफाइल को मार्केट में क्या